हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक न्यू चैप्टर दैट इज़ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम NCERT। तो ये जो EMI का कंसेप्ट है बेटा, स्टार्ट कैसे हुआ, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज का फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने पढ़ा है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? इज द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? अगर मोशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो क्या मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ मैग्नेट कह लीजिए आप, मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, मोशन ऑफ मैग्नेट प्रोड्यूस्ड करंट, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? तो जो आंसर आया बेटा, दैट आंसर इज यस, इसका रिवर्स भी ट्रू है। और ये सबसे पहले किसने बताया? साइंटिस्ट फैराडे ने। उन्होंने अपने ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और जिसके बिहाफ पे उन्होंने प्रूव किया, अगर फ्लो ऑफ चार्ज जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मोशन ऑफ मैग्नेट, मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा? करंट को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। लेट्स स्टार्ट्स। तो यहाँ पे बेटा हम डिस्कस करेंगे EMI की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन, EMI की डेफिनेशन। EMI क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ It is the phenomena of generating EMF or current. It is the phenomena of generating EMF or current in a coil. In a coil किसकी वजह से बच्चों? Due to change of strength, due to change of strength, orientation and position of external magnetic field, position of external magnetic field। of external magnetic field। तो जो बच्चों इसमें कॉइल में, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग EMF और करंट इन ए कॉइल, इस कॉइल में जो EMF जनरेट होगा उस EMF को हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF। एंड द EMF generate in the coil is known as induced EMF। इंड्यूस्ड वर्ड क्लियर है बेटा? चार्ज के केस में हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बच्चों? अगर कांटेक्ट से चार्ज आता है तो कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर विदाउट टच, विदाउट कांटेक्ट चार्ज आता था तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे भी हमने मैग्नेट का और कोयल का कांटेक्ट नहीं कराया, जस्ट उसके नियर बाय लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो EMF जनरेट हुआ कॉइल में, उसको हमने क्या नाम दिया? इंड्यूस्ड EMF। और अगर बच्चों सर्किट कंप्लीट है तो उसमें से एक करंट भागेगा, एक करंट जो फ्लो करेगा उसको हमने नाम देंगे। एंड if the circuit is complete, the current flow in the circuit is known as induced current। उस करंट को भी क्या नाम दिया गया? इंड्यूस्ड करंट। उस EMF को नाम दिया गया इंड्यूस्ड EMF। तो जब बच्चों फैराडे ने अपनी इस इन्वेंशन को, वो मैग्नेट के साथ, एक मैग्नेट और कॉइल के साथ जब खेल रहा था, तो वो मैग्नेट को उसके पास लेके आया, तो वहाँ पे कॉइल में करंट जनरेट हुआ, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हुआ। जब उसने इसको पब्लिक किया, लोगों को बताया कि व्हेन वी मूव ए मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम कॉइल, ए करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल।
तो पीपल जो लोग थे बेटा, उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो इसका क्या बेनिफिट है। तो उनका रिप्लाई था व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। तो यहाँ से बेटा थोड़ा आइडिया लगता है हमें कि फैराडे कितने दूर तक सोच रहे थे। इन्होंने जो खोज की, ये EMI की जो इन्वेंशन किया, उसमें कितना पोटेंशियल है, और आज वो प्रूव हो चुका है। आज जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे जनरेटर की बात करें, डायनमो की बात करें, वो सब किस पे वर्क करते हैं बच्चों, EMI फिनोमिना पे वर्क करते हैं। तो उनकी ये जो इन्वेंशन थी, आगे चल के उन्हें पता था दिस इज़ द, आजकल विदाउट जनरेटर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम किसी सिटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया EMI, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बेटा फैराडे ने अपने लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उससे प्रूव किया कि हम मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से, चेंज ऑफ मैग्नेट की वजह से EMF इंड्यूस कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट टर्म इज नोन एज फ्लक्स। मैग्नेट के केस में डिस्कस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स बेटा हमने इलेक्ट्रिक के केस में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए फाई बी लिख दिया। क्या लिख दिया? फाई बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट स्टेट्स दैट, या इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज़ द number of magnetic field lines, number of magnetic field lines crossing the surface normally, crossing the surface normally। सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको हम क्या कहेंगे? उस एरिया से जो एसोसिएटेड है, फ्लक्स एसोसिएटेड है, ठीक है। या फिर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड या लिंक्ड विद एन एरिया इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और यू से द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और यू से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with a coil, linked with a coil is known as flux, is known as flux। चलिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बेटा। ये जो फ्लक्स है दैट इज नोन एज B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या फॉर्मूला है इसका? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसको क्या लिख सकते हैं? BA cos थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों? BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में स्मॉलर एंगल। चलिए चेक करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। कैसे फॉर्मूला बना, प्रूफ देखिए इसका। तो बच्चों जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। तो फ्लक्स एरिया के साथ कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया कंसीडर किया, और इस रूम में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में है, इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों। तो मान लीजिए इस टाइम इसमें से 10 लाइन पास कर रही है। कितनी लाइन पास कर रही है? 10। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एरिया ज़्यादा लूँगा, एरिया को इंक्रीज़ करूँगा, तो ज़्यादा लाइन इस सरफेस में से क्रॉस करेगी। तो अब इसमें से 20 लाइन सपोज कीजिए क्रॉस कर रही है। तो एरिया बढ़ाने से फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ हो रही है, तो फ्लक्स क्या हो रही है? इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है? B पे कैसे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, ठीक है, इस रूम में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, एरिया को तो बच्चों इस बार सेम वही एरिया रखा, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया। लेट अस कंसीडर, पहले इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड था, अब हमने क्या किया? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर दी, तो लाइन क्या आ गई? क्लोज टू ईच अदर।
तो अगर पहले 3 लाइन क्रॉस कर रही थी, तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो उसकी अब उसमें से ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगी, से 5 लाइन क्रॉस कर रही है, 10 लाइन क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, इनटू द एरिया, क्रॉसिंग द एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से भी फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की, ये कोस थीटा किस वजह से आया, लेट्स सी। तो ये हमने एरिया वेक्टर एक सरफेस कंसीडर किया, पूरे बोर्ड को आप मानिए ये सरफेस है, और इसकी जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, अंदर की साइड, दूसरे रूम की साइड जा रही है अंदर, ठीक है, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इन दिस डायरेक्शन है, तो थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा क्या होगा इस कंडीशन में, 0 डिग्री। तो थीटा इस कंडीशन में क्या होगा, 0। तो बच्चों इस डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। देखो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, थीटा 0। तो कोस थीटा 0 है और कोस 0 क्या होता है बेटा, 1 मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में फ्लक्स आपकी मैक्सिमम आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगी, आपको वैसे दिख रहा है, चलो आप फॉर्मूले को भी छोड़िए, मान लेते हैं एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन इसमें से क्रॉस करेगी। अगर मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की ये जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ इस तरह से, तो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो अगर ये हमारा एरिया है बोर्ड मान लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो क्या एक भी लाइन इसके अंदर से पास करेगी, नो। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास कर रही है लाइन, एक भी नहीं पास कर रही, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो अब फिर से देखो थीटा का क्या किया बेटा मैंने, थीटा 0 डिग्री 1 2 3 इंक्रीज कर रहा हूँ, थीटा को मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। थीटा इंक्रीज करने से ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज, थीटा इंक्रीज करने से फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप सोचिए, खुद सोचिए, साइन थीटा आना चाहिए या कोस थीटा। साइन थीटा में तो क्या होता है बेटा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने से उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा में इंक्रीज होती है, पर कोस थीटा में थीटा इंक्रीज करने से वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। इस वजह से इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है फ्लक्स। फर्स्ट वन एरिया, अगर एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइन पास करेगी। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें से ज़्यादा लाइन क्रॉस करेगी, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब थीटा कौन सा रहेगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से मैं इसको 90 डिग्री लेके आया तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर रही है, फ्लक्स की डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज कब करती है, इन केस ऑफ कोस थीटा। तो कंबाइनिंग दीज फैक्टर, ये फॉर्मूला आ गया हमारा, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। और बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट आएगा बी डॉट ए, क्या आएगा, बी डॉट ए फाई। और आपको पता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये जो मैंने बात की इसके 2 केस और डिस्कस करते हैं। और ये जो बात हम कर रहे हैं बेटा यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए 2 केस इसके, केस फर्स्ट, अगर मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टचिंग द सरफेस टेंजेंशियली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे टच कर रही है सरफेस को, टेंजेंशियली टच कर रही है। फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है, तो इसके अंदर से कितनी लाइन गई, एक भी नहीं, तो फ्लक्स 0। कैसे आया 0, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना 90, थीटा कितना 90। तो when the magnetic field lines touches the surface tangentially, कैसे सरफेस को टच कर रही है बच्चों, टेंजेंशियली टच कर रही है, तो थीटा 90, और यू नो डैट कोस 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स बी ए कोस 90 और ये वैल्यू क्या आएगी, 0। कोई भी लाइन पास नहीं हुई बेटा, ये एक एरिया था, ठीक है, और ये सरफेस को टच कर रहा है टेंजेंशियली, तो अंदर से क्रॉस कितनी लाइन कर रही है, एक भी नहीं, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस,
इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या ये लिख लीजिए, when the surface is held normally, to the direction of magnetic field lines, वही देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये सरफेस मैंने नॉर्मली रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा, इस टाइप से डायग्राम बनाइए। थोड़ा और क्लियर देखिए डायग्राम को। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये यहाँ पे एरिया वेक्टर मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थीटा कितना 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, बी ए कोस 0 मैक्सिमम 1, तो बी ए एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो जनरल फार्मूला डिस्कस किया, 2 केस डिस्कस किए, ये हमने अभी तक डिस्कस किए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फार्मूला हमने बी डॉट ए अप्लाई किया। क्या होगा बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? लेट्स सी। In the non-uniform magnetic field, अगर हमने सरफेस को, कोई सरफेस कंसीडर की और उसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, हम उस एरिया को, ठीक है, उस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो पार्ट इतना स्मॉल है कि उस स्मॉल एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है। उस स्मॉल एरिया के लिए लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैंने इस फर्स्ट एरिया को डेल्टा A1 इतना स्मॉल कंसीडर कर लिया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1। ये सेकंड एक एरिया और लिया डेल्टा A2 और इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 एंड सो ऑन। इसी टाइप से हमने n पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड Bn। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सरफेस को हमने प्लेस किया, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉल एरिया सच दैट फॉर दैट स्मॉल एरिया द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। फिर से हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। अब टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, फर्स्ट सरफेस का, सेकंड सरफेस का, थर्ड सरफेस का एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सरफेस का क्या होगा, B1 डेल्टा A1, सेकंड का बेटा B2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन दिस इज टोटल फ्लक्स। सभी फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो सिग्मा ऑल BI डेल्टा AI। और अगर डेल्टा A, अगर जो एरिया हमने डिवाइड किया डेल्टा A इज टेंड्स टू 0, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इफ डेल्टा A टेंड्स टू 0, क्या है बच्चों, टेंड्स टू 0, तो हम इसको स्मॉल है, इतना स्मॉल है टेंड्स टू 0 का मतलब, तो इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज B डॉट डेल्टा A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये किस लिए है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा सरफेस। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताया आपको, फाई इज इक्वल टू B डॉट A, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑल ओवर द एरिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, सभी का हमने स्मॉल फ्लक्स निकाली, ऐड कर दिया इंटीग्रेशन से, दिस इज द फॉर्मूला। इज इट क्लियर? और देखते हैं बेटा फ्लक्स के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, किसका फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। तो जैसा कि आपको बताया यहाँ पे फॉर्मूला आया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिफॉर्म के केस में BA मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों B किसके इक्वल हो जाएगा, फाई अपॉन A।
बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी फाई अपॉन ए। तो एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो तीन तीन नाम आपको बताए हैं, याद रखना। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, बी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब बात करते हैं बेटा यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे, यूनिट्स। तो इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वेबर। क्या है यूनिट, वेबर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी। तो 1 वेबर किसके इक्वल होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। पूरा फॉर्मूला लिखा। 1 वेबर कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, एसआई सिस्टम में एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए बेटा, 1। कोस थीटा की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, थीटा कितना होगा, कोस थीटा 1 का मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री को फिर से समझते हैं, एक बार यूज़ करेंगे। ये मान लीजिए कोई हमारा एरिया है, सरफेस एरिया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर थीटा 0। तो क्या कहेंगे, सरफेस हमने कैसे रखा है, नॉर्मल रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू सरफेस। तो 1 वेबर क्या है, इट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद एन एरिया। इट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल लिंक्ड विद एन एरिया। 1 वेबर इज दैट मच फ्लक्स, 1 वेबर इज दैट मच फ्लक्स, 1 वेबर is that much flux associated with an area of, associated with an area of 1 meter square, 1 meter square placed in uniform magnetic field। कहाँ रखा, placed normally। कैसे रखा, normally। इसका यूज हो गया, कैसे रखा, normally। placed normally to यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस नॉर्मली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, 1 टेस्ला। सभी वर्ड्स डेफिनेशन में आने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो एसआई यूनिट है बच्चों इसकी वेबर, और सीजीएस यूनिट दैट इज मैक्सवेल। क्रिकेट में सुना है आपने मैक्सवेल प्लेयर का नाम, डिनोटेड बाय एम कैपिटल एक्स स्मॉल, मैक्सवेल, यहाँ एम स्मॉल आएगा, ठीक है। और इन दोनों में बच्चों क्या रिलेशन होता है, 1 वेबर इज 10⁸ मैक्सवेल, 1 वेबर इज 10⁸ मैक्सवेल। कैसे आया ये रिलेशन, ये भी आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ये रिलेशन किस तरह से आया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स वेबर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स मैक्सवेल। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चों, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि कैसे आया ये, जो हमने पहले डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। नहीं आता तो कमेंट में कीजिए, तो इसको भी बताया जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा इसके बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला, लेट्स सी डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फाई का, वो क्या था अभी, बी ए कोस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। बी की वैल्यू हम फॉर्मूला यहाँ से ले लेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बी किसके इक्वल है, एफ अपॉन क्यू वी, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो क्या है, डायमेंशनलेस। क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस। तो फाई इज इक्वल टू बी के प्लेस पे रखोगे एफ अपॉन क्यू वी इंटू ए कोस थीटा, क्या है, डायमेंशनलेस। तो फाई इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 एरिया एल स्क्वायर, चार्ज ए टी
वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो टी माइनस वन से टी कैंसिल, एक एल से एल कैंसिल, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, याद रखिए। और ये बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का। दो यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, वेबर, मैक्सवेल। एक और यूनिट यहाँ से ड्राइव करते हैं, लेट्स सी। दिस इज एनर्जी, और ये टाइम, ये एम्पियर नीचे जाएगा, तो एक और यूनिट ऑफ फाई। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल, और ये एम्पियर, जूल एम्पियर। Q इज इक्वल टू आई टी, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? Q अपॉन टी। Q मीन्स कूलम, T मीन्स सेकेंड, तो जूल डिवाइड में क्या है? कूलम अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, और जूल अपॉन कूलम क्या होता है बच्चों? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट सेकेंड। तो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ फाई। तो आज बच्चों हमने EMI स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया आपको रिगार्डिंग EMI के डेफिनेशन, एंड देन वी डिस्कस मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ द फैराडे एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, क्या कंक्लूजन निकला, एंड देन फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इस तरह से हम लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों ये जो फ्लक्स है, अगर आउटवर्ड फ्लक्स है, एक चीज़ और याद रखिए, इफ़ द फ्लक्स इज आउटवर्ड, इफ फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की साइड है, इफ फ्लक्स इज आउटवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, क्या कंसीडर करोगे? पॉजिटिव। और अगर इनवर्ड है फ्लक्स, इफ फाई इज इनवर्ड, देन टेकन एज नेगेटिव। तो ये बच्चों अपना फर्स्ट लेक्चर आज हमने स्टार्ट किया, EMI लेक्चर फर्स्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।